हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें से थर्ड पॉइंट जो है द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848। ओके, क्रांतियों का युग जिसे हम कह सकते हैं, ये पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, इससे पहले हमने दो पॉइंट डिस्कस किए, जो है कि द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। उसके बाद है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो ये जो पॉइंट है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस, इसमें हम क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। मगर ये जो क्रांतियां हुई, ये क्यों हुई, इसके लिए क्या बैकग्राउंड था, ये हम सबसे पहले समझ लेंगे। देखिए, मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नो नेशन स्टेट वाज देयर इन यूरोप। यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। ओके, और वहां की जो यूरोप की जो सिचुएशन थी, यूरोप जो था, मोस्ट ऑफ यूरोप इट वाज रूल्ड बाय द मोनार्क्स। इसका मतलब है कि यूरोप जो था वो टोटली डिवाइड था, अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स में, छोटे छोटे डचीज में, छोटे छोटे कैंटन्स में। और वहां पर उन छोटे छोटे प्रदेशों पे क्या कर रहे थे, कुछ लोग जो थे, कुछ ड्यूक जो थे, वो क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। कुछ एरियाज में कुछ किंगडम्स थे। तो इस तरह से ये यूरोप पूरी तरह से डिवाइड था, नेशन स्टेट नहीं था। लोग जो थे वो ज्यादा सफर कर रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे कि यूरोप में एक कंसेप्ट थी, वो थ्री स्टेट सिस्टम। थ्री स्टेट सिस्टम मींस फर्स्ट स्टेट में आने वाले लोग थे तो क्लर्जी, जो चर्च से बिलोंग्स करते थे, उन्हें बर्थ प्रिविलेजेस थे। जो फर्स्ट स्टेट में बर्थ लेगा तो उसे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटीज को भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। वो बर्थ प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे, एरिस्टोक्रेट जिसे हम कह सकते हैं। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे, स्पेशली कौन से, थर्ड स्टेट, ये लोग जो थे वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे। एक सोशल हिरार्ची जो थी यूरोप में, उसकी वजह से जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो ज्यादा सफर हो रहे थे। उन्हें टैक्स देना पड़ता था, क्लर्जी को, साथ ही साथ चर्च को टैक्स देना पड़ता था, साथ ही साथ उन्हें राजा को भी टैक्स देना पड़ता था। उन्हें काम करना पड़ता था, फ्यूडल सिस्टम थी वहां पे। ओके, अगर वो टेनेंट के तौर पर काम करते हैं तो उसके बेनिफिट्स उन्हें लैंडलॉर्ड को देने पड़ते थे, एरिस्टोक्रेसी को देने पड़ते थे। तो थर्ड स्टेट जो था वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। ये पॉपुलेशन इनकी ज्यादा थी थर्ड स्टेट की, मगर ये सफर ज्यादा कर रहे थे। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन थी यूरोप में। आगे जब एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगा तो कहीं तो भी रिवोल्यूशन होगा, और रिवोल्यूशन हुआ यूरोप में, वो हुआ कहां पे, तो फ्रेंच में। और वो फ्रेंच में रिवोल्यूशन हुआ 1789 को अगेंस्ट द मोनार्क। लोगों को चाहिए थी लिबर्टी, लोगों को कुछ डिमांड्स थी, तो उन डिमांड्स की वजह से ये यहां पे रिवोल्यूशन हुआ 1789 को। और इस रिवोल्यूशन ने क्या कर दिया, तो जो पावर थी राजा के हाथ में, ओके, इसे ट्रांसफर कर दिया बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजंस, जिससे हम कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली थी फ्रेंच की, जो बनाई गई थी, तो उसके हाथ में सब पावर चलेगी। और वो जो नेशनल असेंबली थी, वहां पर आने वाले जो लोग थे, चुनकर आने वाले लोग, उन्हें चुनने का काम कौन करता था, तो एक्टिव सिटीजंस, मैन विद प्रॉपर्टी। ये लोग क्या कर रहे थे, तो फ्रेंच सिटीजन्स की बॉडी को चुनने का काम कर रहे थे। और जो चुनकर आई हुई बॉडी है वो क्या करेगी, तो फ्रेंच का डिसीजन लेगी। सब पावर उन्होंने मोनार्क के हाथ से निकाल ली थी। इस तरह से ये सब चीजें होने के लिए शुरुआत हो गई थी कहां पे, तो यूरोप में। सबसे शुरुआत होगी पहले तो फ्रेंच से। उसके बाद एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई 1789 के बाद, और उसका बेनिफिट लिया किसने, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, और वो खुद मोनार्क बन गया, किसका, तो फ्रेंच का, इन 1804। अभी नेपोलियन तो आ गया, मगर इसने बहुत सारी सुधारणाएं की। वो जानता था कि लोग सफर कहां कर रहे हैं, और उस पर उसने सबसे ज्यादा क्या किया, तो फोकस किया, उस पर ज्यादा उसने वर्क किया। और उसने एक सिविल कोड लाया 1804 को। 1804 को उसने एक क्या किया, तो सिविल कोड लाया। सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। इसके तहत जो बर्थ प्रिविलेजेस थे उन्हें क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया। ओके, ऐसी चीजें जो क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती लोगों को, आम लोगों को, तो उस सब चीजों को उसने उन सब चीजों को उसने एबोलिश कर दिया। और एक यूनिफॉर्म वेइंग और मेजरमेंट सिस्टम उसने लाया, और एक करेंसी जो है वो भी उसने यूनिफाइड कर दी। तो ये सब चीजें, ये सब चेंजेस उसने लाए थे कहां पे, तो फ्रेंच में। और जहां पर उनका पावर चल रहा था फ्रेंच का, जो कुछ भी प्रदेश उन्होंने एनेक्स किए थे, अटैच किए थे उन फ्रेंच को, तो उन सब जगहों पे उसने ये सब चेंजेस लाए थे। मगर ये सब चेंजेस जो थे वो नेबरिंग कंट्रीज को तकलीफ दे रहे थे। कौन सी कंट्रीज, जैसे ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, इन्हें ये तकलीफ दे था। तो उन्होंने क्या किया, तो उसे हराया, नेपोलियन को हराया। कहां पे, तो वाटरलू की जो वॉर हुई 1815 को, उस 1815 के वॉर में उन्होंने क्या कर दिया, तो
इस चारों कंट्रीज ने मिलकर, ये जो चारों कंट्रीज थी वो सपोर्टर थी कंजर्वेटिव्स, वो सब जो ये जो 4 कंट्रीज थी वहां पे मोनार्क सिस्टम था, वो कंजर्वेटिव्स थे। बदलाव चाहिए मगर ग्रेजुअल चेंजेस पर वो भरोसा करते थे। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन उन्हें चाहिए थी, चर्च पर वो भरोसा करने वाले लोग थे, सोशल हियरार्ची पे भरोसा करने वाले वो लोग थे। सोशल हियरार्ची मींस फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट पर भरोसा करने वाले लोग, चर्च पर भरोसा करने वाले लोग, ये थे कंजर्वेटिव्स। तो उन्होंने क्या किया, तो डिफीट किया वो नेपोलियन को। ओके, ये 4 वो कंट्रीज थी, उन्होंने नेपोलियन को क्या कर दिया, तो हरा दिया वाटरलू के वॉर में। और उसके बाद यूरोप फिर से क्या हो गया, चेंज हो गया। जो बदलाव उसने लाए थे वो क्या कर लिए गए, तो एबलिश कर दिए गए। ओके, ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर आप हमने देखा है कि उसने जो बदलाव किए वो सब क्या कर दिए गए, चेंज कर दिया गया उसमें। ओके, फिर से जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन से उन्हें इंस्टॉल कर दिया, रीइंस्टॉल कर दिया गया। जिस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बर्बन फैमिली को डिथ्रोन कर दिया गया था, उन्हें फिर से गद्दी पे बिठा दिया गया अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना। और हर यूरोप में हर जगह पे फिर से मोनार्क सिस्टम, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल हियरार्ची को सपोर्ट होने लगा। तो ये सब चीजें हुई 1815 के बाद में। ओके, और इसकी वजह से यूरोप में क्या बन गया, तो एक कंजर्वेटिव, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कंजर्वेटिव शासन वहां पर आने लगा। ओके, ये जो कंजर्वेटिज्म का एज था 1815, इसका मतलब आफ्टर 1815 को जो कंजर्वेटिज्म शुरू हुआ वो चला लगभग 1830 तक। और यहां पे मैंने आपको अभी बताया कि मोनार्क जो थे वो पावरफुल बन गए थे, सोशल हियरार्ची वहां पर आ गई थी, चर्चेस पावरफुल बन गए थे। ओके, इस वजह से जो लोग नाराज थे या फिर जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे मोनार्क्स को, जो चाहते थे कि क्या होना चाहिए, तो सिटीजन्स ने क्या करनी चाहिए कि कंट्री चलानी चाहिए थी, वो जो थे वो रिवोल्यूशनरीज, उन्होंने क्या कर दिया, तो सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू कर दिया यूरोप में। हमने लास्ट वीडियो में देखा है जोसेफ मैंज़नी के बारे में, उन्होंने क्या की, तो सीक्रेट सोसाइटीज की। और ये जो सीक्रेट सोसाइटीज थी, इनका काम क्या था, टू गिव ट्रेनिंग to the revolutionaries and spread their ideas of liberty and freedom। उनकी जो आइडिया थी लिबर्टी और फ्रीडम की, उन्हें स्प्रेड करना और रिवोल्यूशनरी को ट्रेनिंग देना, ये सीक्रेट सोसाइटीज का काम था। ये सीक्रेट सोसाइटीज थी दैट वाज अगेंस्ट द कंजर्वेटिज्म, वो कंजर्वेटिज्म के क्या थे, अगेंस्ट में थे। और ये आइडिया स्प्रेड होने लगी यूरोप में, और इसकी वजह से 1813 के बाद में क्या हो गया, तो आफ्टर 1813 वहां पे रिवोल्यूशंस होने शुरू हो गए, रिवोल्यूशन शुरू हो गए। तो बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए 1830 टू 1848 तक, या फिर 1813 के बाद में अगेंस्ट द कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं अगेंस्ट द मोनार्क। किसके लिए, टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द मोनार्क। तो वो कौन से रिवोल्यूशन हुए, ये आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अभी वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि द एज ऑफ रिवोल्यूशन, क्या रिवोल्यूशंस हुए। ओके, तो वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848, क्रांति का युग जिसे कहते हैं हम। देखिए, कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी थे, उन्होंने क्या कर दिया था, तो उनके जो पावर है वो उन्होंने स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब वो चाहते थे कि उनकी जो स्थिति है वो मजबूत बने, उनका होल्ड रहे पूरे यूरोप पर। मगर वो ये भूल चुके थे कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्या करते थे, तो मोनार्क को या फिर जो सोशल हियरार्ची है या फिर चर्च है, इनके खिलाफ काम करते हैं, जिसे हम रिवोल्यूशनरीज कहते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं। ओके, और जो कुछ भी रिवोल्यूशन हुए, व्हाट आर द रिवोल्यूशन अकर इन यूरोप, कौन से एरियाज में, यूरोप के अलग अलग एरियाज में, जैसे कि इटालियन और जर्मन स्टेट में रिवोल्यूशन हुए, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के कुछ सूबे जिसे हम प्रांत कहते हैं, आयरलैंड और पोलैंड, यहाँ पे जो कुछ भी रिवोल्यूशंस हुए उसमें सबसे अहम भूमिका जो रही वो लिबरल्स की और नेशनलिस्ट की रही। ये जो लिबरल और नेशनलिस्ट थे, ओके, दे वर लीडिंग, वो क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे हर तरह के, हम उसे क्या कह सकते, तो रिवोल्यूशंस को। और इन लिबरल नेशनलिस्ट, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, इनमें एक्चुअल में कौन था, तो इनमें कौन था, तो एजुकेटेड, कौन से एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग जो थे, ये लिबरल नेशनलिस्ट थे। लिबरल का मतलब भी हमने देखा है, और नेशनलिस्ट तो हमें मालूम है, राष्ट्रवादी जिसे हम कहते हैं, और लिबरल्स मींस उदारमतवादी। ओके, तो ये लिबरल नेशनलिस्ट में कौन था, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे। एजुकेटेड, जब देखिए, जब तक एजुकेशन नहीं था यूरोप में, तब तक जो पूरी जनता थी वो क्या थी, तो मोनार्क के अंडर में थी। जैसे ही एजुकेशन बढ़ा तो लोग क्या करने लगे, आजादी की मांग करने लगे। दे वर आस्किंग फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब चीजों की डिमांड उनमें बढ़ गई। तो एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा सा एजुकेशन लीजिए।
इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, तो बहुत सारे रिवोल्यूशंस ला सकते हैं हमारे कंट्री में भी। ओके, पॉइंट पर आएंगे। देखिए लिबरल मिडिल क्लास में आने वाले लोग कौन थे, तो देखिए एजुकेटेड मिडिल क्लास में आने वाले लोग तो वो थे प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। ये लोग थे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास में आने वाले थे, और इन्होंने क्या किया था, तो लीड किया था, उन्होंने इन क्रांतियों को, इन रिवोल्यूशंस को क्या किया था, लीड किया था। उसके बाद अलग अलग जगहों पे रिवोल्यूशंस हुए, तो वो क्या हुए, तो देखिए सबसे पहला जो अपहीवल हुआ, विद्रोह जिसे हम कह सकते हैं, वो हुआ कहां पे, तो फ्रांस में। कब, जुलाई 1830 को सबसे पहला विद्रोह हुआ। ओके, और जो बॉर्बन किंग था जिसे रिस्टोर कर दिया गया था, उसके पास फिर से वापस पावर दी गई थी बॉर्बन किंग को। ओके, ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस, इसका मतलब है आफ्टर 1815, इसका मतलब है कि जो वियना ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना जिसे हम कहते हैं, नेपोलियन को हराने के बाद में, उसके तहत फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया था, उसके हाथ में फिर से पावर दी गई थी, उनके हाथ में। तो उसको, उन्हें क्या कर दिया गया, तो ओवरथ्रोन कर दिया गया बाय दिस इन दैट रिवोल्यूशन, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को बिठाया गया, और वो कौन था, तो लुइस फिलिप। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के तौर पर बिठाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब होता है कि सब कुछ जो डिसीजन लेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन लेगा, या फिर सब कुछ चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। ये सिर्फ नाम के लिए वहां पे राजा बन के रहेंगे, मोनार्क बन के रहेंगे, सब जो डिसीजन होंगे वो असेंबली में फाइनल होंगे। ये सिर्फ नाम के लिए किंग के तौर पर वहां पर रहेंगे। तो ये जो रिवोल्यूशन हुआ, उन्होंने ये सब चीजें की, राजा को हटाकर उसे सिर्फ क्या बना दिया, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया। या फिर ये जो विद्रोह हुआ, ये जो रिवोल्यूशन हुआ कहां पे, फ्रांस में, तो इसकी वजह से जो ड्यूक मेटरनिक थे, ड्यूक मेटरनिक सब जानते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, एक ऑस्ट्रियंस वो चांसलर थे, उन्होंने क्या किया था, उस कांग्रेस को होस्ट किया था। तो उन्होंने कहा था ये होने के बाद कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, अगर फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप में क्या आ जाती है, सर्दी आती है। ओके, फ्रांस छींकेगा पूरे यूरोप में सर्दी आ जाएगी, इस तरह से उन्होंने एक बार कहा था। ओके, इसका मतलब जो कुछ भी है फ्रांस में होगा उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप पर होगा, ये उनके कहने का मतलब था। देखिए वैसे हुआ, ये जुलाई 1830 को अपहीवल हुआ, रिवोल्यूशन हुआ फ्रांस में। उसके बाद में जुलाई में ही फिर से एक रिवोल्यूशन हुआ, और वो क्या था, तो ये रिवोल्यूशन बना शुरू हुआ था कहां पे, ब्रुसेल में। और ये जो रिवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से बेल्जियम जो है वो सेपरेट हो गया। बेल्जियम क्या हो गया, तो सेपरेट हो गया फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड। द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड से बेल्जियम क्या बन गया, तो अलग हो गया। किस वजह से, बिकॉज ऑफ द जुलाई रिवोल्यूशन जो शुरू हो गई थी ब्रुसेल में। ओके, इस तरह से ये अभी दौर ही आ गया था रिवोल्यूशन का। इसके बाद हम देख रहे हैं कि द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, या फिर ये एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन आपको दिखाई देगी 1830 से 1848 के दौरान। ओके, इसकी शुरुआत हो गई थी 1821 में ही। ओके, देखते क्या दिया है, एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, इसके वजह से एक ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से एक नेशनलिस्ट फीलिंग, राष्ट्रवादी भावना जो थी वो क्या हो गई थी, तो एजुकेटेड लोग जो थे यूरोप के, उनके बीच में आ गई थी। किसकी वजह से, ये जो ग्रीक वॉर चल रहा था इंडिपेंडेंस का, ग्रीक को जो आजादी चाहिए थी, किससे, तो हम क्या कह सकते थे, तो ऑटोमन एम्पायर से। ओके, ये जो ग्रीस था ये पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का सिंस 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ही ऑटोमन एम्पायर जो है उसका ये पार्ट था ग्रीस। और यहाँ पे ये जो ग्रीक का जो वॉर का इंडिपेंडेंस चल रहा था, इसकी वजह से क्या हो गया, तो नेशनल फीलिंग क्रिएट हो गई, किसमें, तो यूरोपियन लोगों में, इलाइट या फिर यूरोपियन एजुकेटेड लोगों में। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीस विच बिगन इन 1821। इसका मतलब है कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया, ग्रीस को ग्रीक क्या बनना चाहिए, एक सेपरेट स्टेट बनना चाहिए। इसके लिए जो क्या हम उसे कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन शुरू हो गया था, वो कब हो गया था, तो 1821 को शुरू हो गया था। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पार्क किसका से मिला था, तो बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, जो कुछ क्रांतिकारी हम उसे कह सकते हैं नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, इसकी वजह से इन्हें स्पार्क मिला और 1821 से ग्रीक इंडिपेंडेंस का जो वॉर है वो शुरू हो गया था। एक्चुअली ऑटोमन एम्पायर जो था दैट वाज द मुस्लिम एम्पायर, ये मुस्लिम एम्पायर था, ये भी आपको याद रखना है। द नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट, और ये जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस के, राष्ट्रवादी लोग जो थे ग्रीस के, उन्हें ग्रीस के उन्हें क्या मिला, तो सपोर्ट मिला। कहां से सपोर्ट मिला, अदर ग्रीक्स, जो
यूरोपियन लोग हैं उनसे भी उन्हें सपोर्ट मिला था कि आप जो वॉर कर रहे हैं, जो किसके लिए, सेपरेशन का, टू बी सेपरेट फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, उसके लिए उन्हें सपोर्ट भी मिला था यूरोपियन लोगों का। ओके, क्योंकि यूरोप जो थे वो सिंपथाइज थे अबाउट द एनिशियंट ग्रीक कल्चर, एनिशियंट ग्रीक कल्चर के प्रति उनकी एक सिंपैथी थी, इसलिए उन्होंने, यूरोपियन लोगों ने भी क्या किया था, तो ग्रीक के जो नेशनलिस्ट थे उन्हें सपोर्ट किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, वो चिल्ला रहे थे, दे वर राइटिंग, दे वर शोइंग दैट द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट। वो कह रहे थे कि ये जो ग्रीस है ये क्या है, तो क्रेडल, क्रेडल मीन्स क्या, तो उगम स्थान, यहां से शुरुआत हुई है किसकी, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन की। ये बात वो लोगों को समझा रहे थे। एंड मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इस स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर, और वो क्या कर रहे थे, तो जनमत बना रहे थे, वो सपोर्ट बना रहे थे किसके लिए, तो एक पब्लिक ओपिनियन बने अगेंस्ट द स्ट्रगल मुस्लिम एम्पायर, एक मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ क्या हो, तो स्ट्रगल हो, इसलिए वो लोगों को जमा करने का काम कर रहे थे। और वो बता रहे थे कि ग्रीस जो है ये क्रेडल है या फिर ये उगम स्थान, इससे शुरुआत हुई है किसकी, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन की। और वहां पर किसका राज है, तो ऑटोमन एम्पायर का राज है। और ऑटोमन एम्पायर जो है वो कौन सा था, तो मुस्लिम एम्पायर था। इसलिए वो लोगों का सपोर्ट बनाने के लिए ये पोएट्स और आर्टिस्ट जो थे वो क्या बना रहे थे, तो एक इन्वायरमेंट वहां पर बना रहे थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो इंग्लिश पोएट है, कौन, लॉर्ड बायरन, उसने बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा किया था, ऑर्गेनाइज फंड। वो खुद भी लड़ाई करने गया, वॉर, लड़ाई के लिए गया, वो इस स्ट्रगल के लिए वो आप पर गया अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर के साथ लड़ने के लिए भी वो गया, मगर बाद में वो मर गया बिकॉज ऑफ द फीवर इन 1824। शुरुआत 1821 को हो गई मगर वो डाई हो गया 1824 को। तो इस तरह से ये जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट्स थे, ये भी सपोर्ट कर रहे थे किसी, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। ग्रीस सेपरेट होना चाहिए फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, इसके लिए। और फाइनली एक ट्रीटी हुई कॉन्स्टेंटिनोपल की, और उसके साथ ये ट्रीटी कब हुई, 1832 को, और उसके साथ ग्रीस जो आजाद हो गया फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, इस वीडियो में हमने आज जो देखा है वो देखा है हमने एज ऑफ रिवोल्यूशंस, जो अलग अलग रिवोल्यूशंस हुए उसके बारे में हमने देखा है, स्पेशली कौन सा टाइम, 1832 1848। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।